हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। केस का टाइटल है विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। केस का साइटेशन है 1997 INSC 604। INSC की फुल फॉर्म है इंडिया सुप्रीम कोर्ट। डेट ऑफ जजमेंट है 13 अगस्त 1997। 3 जजेस बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा, सुजाता V मनोहर एंड जस्टिस BN कृपाल। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। B was a member of Women's Development Program initiated by Government of Rajasthan and was working to combat the social evil of child marriage in her community। अब यहाँ पे एक महिला होती हैं जिनका नाम हमने यहाँ पे B रखा है, और वो क्यों रखा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो महिला है वो वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि इनिशिएटेड बाय होता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, उसमें जो है सोशल वर्कर होती हैं, और वो जो सामाजिक बुराइयाँ होती हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, उनकी कम्युनिटी में उस चीज़ को रोकने के लिए काम करती हैं। As part of her effort, she attempted to prevent the marriage of Ramkaran's infant daughter, which lead to her being subjected to social boycott। अब यहाँ पे जो महिला होती हैं वो जो भी बाल विवाह उनके एरिया में हो रहा होता है उसको जो है रुकवाती हैं। तो होता क्या है कि एक बारी जो है रामकरण नाम का व्यक्ति होता है उस एरिया का, वो जो अपनी नाबालिग जो बेटी होती है उसकी जो है चाइल्ड मैरिज कर रहा होता है, बाल विवाह करवा रहा होता है। तो जो महिला हैं सोशल वर्कर, वो जा करके पुलिस के थ्रू उस शादी को रुकवा देती हैं। और उसी के बाद जो है वो जो व्यक्ति होता है वो दबंग व्यक्ति होता है उस एरिया का, और जो गांव वाले भी होते हैं, मतलब जो उस एरिया के भी जो लोग होते हैं, वो भी जो एक तरीके से सोशल बाइकआउट शुरू कर देते हैं उस सोशल वर्कर, उस महिला का। वो इसलिए कि क्योंकि आपने देखा होगा कि 90s के दशक में जो है राजस्थान और जो अदर स्टेट्स थे वहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज थी, बाल विवाह था, वो एक तरीके से कॉमन प्रैक्टिस थी, काफ़ी ज़्यादा होता था। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हुए थे जिससे कि ये चाइल्ड मैरिज को जो है रोका जा सके। द इमीडिएट कॉज फॉर फाइलिंग of present petition was an incident of alleged brutal gang rape of a social worker in a village in Rajasthan, and the trial court acquitted the accused, but B was determined to fight further for justice। अब यहाँ पे ये पूरा केस जो विशाखा वाला है वो किस तरीके से आता है, उसके पीछे ये रीज़न है कि जब वो सोशल बाइकआउट तो उन सोशल वर्कर का कर दिया जाता है उस एरिया के लोगों के द्वारा, बट उसके बाद जो है वो महिला जो है अपना काम जो है जारी रखती हैं, और इस तरीके के जितने भी बाल विवाह उस एरिया में होते हैं वो उनको रुकवाती हैं। इसी से जो है नाराज़ होकर के जो व्यक्ति होता है रामकरण, जिसकी बेटी का बाल विवाह जो है इन्होंने रुकवाया था पहले, वो जो है अपने साथियों के साथ मिल करके, 5 लोग ये टोटल होते हैं, इनमें ये सारे इनके रिलेटिव होते हैं, ये जो रामकरण होता है इसके सारे रिलेटिव होते हैं ये। तो ये जो है ब्रूटल गैंग रेप करते हैं उस सोशल वर्कर का। उसके बाद जो है ये महिला जो है वो कंप्लेंट करती है, और उसके बाद जो है वो ट्रायल कोर्ट में केस जाता है। तो ट्रायल कोर्ट जो है एविडेंस के बिना पे, जो एविडेंस की जो मिलता नहीं है ज़्यादा इनके खिलाफ, तो वो जो है ट्रायल कोर्ट इनको सबको एक्विटेड कर देता है, बरी कर देता है। अब इसी चीज़ से जो है एक तरीके से जितने भी सोशल वर्कर होते हैं, NGOs होते हैं, वुमेन्स राइट ग्रुप होते हैं, उनमें इस बात को लेकर के बहुत तगड़ा विरोध जो है हो जाता है। एक तरीके से जो है वो इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसे जो है एक महिला जो कि एक जो है सोशल वर्क कर रही थी उसको जो है ब्रूचुअली गैंगरेप किया जाता है, उसके बावजूद जो है ट्रायल कोर्ट उनको जो है छोड़ देता है सबूतों के अभाव पे। तो ये सारे के सारे जो है इस चीज़ का विरोध में जो है उतर पड़ते हैं, और जो महिला होती हैं वो जो है इस चीज़ को जो है आगे जो है अपनी लड़ाई को लेके जाती हैं, और वो हाई कोर्ट में इस चीज़ की अपील करती है जो नीचे ट्रायल कोर्ट से आदेश आया था। A group of women's right organization under the banner of Vishaka filed a PIL in the Supreme Court of India। अब यहाँ पे जो कई सारे वुमेन्स राइट्स ग्रुप होते हैं, NGOs होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो जो है सब एक साथ मिल जाते हैं और एक जो है विशाखा नाम के बैनर के तले जो है PIL डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। The present petition was filed for the enforcement of fundamental right of working women under Article 14, 19, 21 of the Constitution of India। अब यहाँ पे ये जो पूरा केस है विशाखा वाला, वो इसी वजह से जो है आता है सुप्रीम कोर्ट में, जब ये सारे के सारे जो हैं NGOs और वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन विशाखा बैनर के तले PIL डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड करते हैं कि जो वर्किंग वुमेन है उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, और आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वायलेशन हो रहा है एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे इस केस में। The PIL shout the formation of guidelines to address and prevent sexual harassment at workplace, emphasize the need for safe working environment for women। अब यहाँ पे जो है जो ये जो PIL डाली जाती है उसमें ये बात, ये जो डिमांड की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
से इस पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है विशाखा उसके द्वारा कि आप जो है गाइडलाइंस जारी कीजिए, क्योंकि उस समय में जो है इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो कि प्रिवेंट करे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को। तो इसी चीज़ को जो है ये बैनर जो है विशाखा वो उठाता है, और ये सारे जो लोग हैं वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस ये इस बात को उठाते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो है कोई गाइडलाइन जारी कीजिए जिससे कि इनके जो वुमेन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका प्रोटेक्शन हो सके वर्किंग प्लेस में, और एक सेफ इन्वायरमेंट मिल सके वुमेन्स को। अब हम इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। Whether workplace sexual harassment could be recognized as violation of fundamental right under the Constitution of India। अब सबसे पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यही उठता है कि जो वायलेशन है यहाँ पे, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, क्या वो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर या नहीं, उसका वायलेशन हुआ है या नहीं। Whether the Supreme Court could use its power to fill the legislative vacuum and formulate guidelines to address sexual harassment at workplace। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अगर देश में इस तरीके का कोई भी कानून नहीं है, वैक्यूम है, मतलब अभाव है कानून का उस चीज़ को लेकर के, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरीके से कोई भी गाइडलाइन जारी कर सकता है जिससे कि उस चीज़ को रोका जा सके, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को। नेक्स्ट इज वेदर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन सच एज दोज अंडर CEDAW, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कुड इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट। अब यहाँ पे तीसरा सवाल ये होता है कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, यानी कि इंडिया ने जो है साइन किया हुआ है CEDAW में, क्या उसके थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डोमेस्टिक लॉ को। अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिक लॉ मतलब नहीं है, कोई भी लोकल लॉ यहाँ पे इंडिया में नहीं है, बट इंडिया ने जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया हुआ है, तो उसके थ्रू जो है क्या प्रोटेक्ट किया जा सकता है वुमेन्स के राइट को। ये भी एक सवाल होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने इस केस में। तो अब हम इस केस का जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। International convention and norms are significant for the purpose of interpretation of the guarantee of gender equality, right to work with human dignity in Article 14, 19, 1G and 21 of the Constitution of India, safeguard against the sexual harassment। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ साफ कह देता है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रिटेशन करने में, जो कि गारंटी दी गई है जेंडर इक्वालिटी को और ह्यूमन डिग्निटी राइट टू वर्क प्लेस में। आर्टिकल 14, 15, 19, 1G और 21 की इंटरप्रिटेशन करते टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी ध्यान में रख सकता है ताकि सेफ गार्ड किया जा सके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को। The Supreme Court of India laid down comprehensive guidelines, popularly known as the Vishakha Guidelines, to address and prevent sexual harassment at workplace। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जारी कर देता है जिसका जो कि विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानी जाती हैं, ताकि जो है प्रिवेंट किया जा सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को। तो सबसे पहले जो है इसमें जो पहला पॉइंट है इस गाइडलाइंस का वो हम देख लेते हैं। It shall be the duty of employer and other responsible person in workplace or other institution to prevent or deter commission of act of sexual harassment and to provide the procedure for resolution। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी ये ड्यूटी बनती है और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस वर्क प्लेस में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रिवेंट करे, रोके उस चीज़ को होने से, और जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट अगर होता है तो अगर हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोसीजर है उसके रेजोल्यूशन का उसको पूरी तरीके से फॉलो करना ये भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की ड्यूटी है। Second point is definition. For these purpose, sexual harassment include such unwelcome sexually determined behavior, whether directly or by implications as। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है डेफिनेशन भी बताता है कि किस किस तरीके की चीज़ को। A, physical contact and advances। B, a demand or request for sexual favor। C, sexually colored remark। D, showing pornography। E, and other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। Third point is preventive steps। All employers or person in charge of workplace, whether in public or private sector, should be take appropriate steps। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है वो प्रिवेंटिव स्टेप्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करता है। उसमें ये कहता है कि जो पब्लिक है या प्राइवेट सेक्टर है उन सभी को जो है ये स्टेप्स लेना जो है कंपलसरी है। A, express prohibition of sexual harassment as defined above at workplace should be notified, published और circulated in appropriate way। तो सबसे पहले तो यही था कि जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफाइन किया गया है वो जो है वर्क प्लेस में जो है नोटिफाइड किया जाए, मतलब बताया जाए अपने एम्प्लॉयज़ को, पब्लिश किया जाए और सर्कुलेट किया जाए जिस भी तरीके से हो, कोई ग्रुप हो या फिर वेबसाइट हो, किसी भी थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ को बताया जाए कि किन किन चीज़ों को जो है इस कैटेगरी में रखा जाए। B, the rules regulation of government and public sector bodies relating to conduct and discipline should include rule regulation prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties in such rule against the offender। तो दूसरा यही था कि रूल रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट्स के जो भी है, पब्लिक सेक्टर की जो बॉडी हो रिलेटिंग कंडक्ट डिसिप्लिन उनसे रिलेटेड या रूल रेगुलेशन जो भी हो वो एप्रोप्रिएट पेनल्टीज जो है वो सब जो है बताई जाए।
Appropriate work condition should be provided in respect of work, leisure, health, hygiene to further ensure that there is no hostile environment toward women at workplace. यहाँ पे से सी कर लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में ये भी कहा कि जो है एप्रोप्रिएट वर्क कंडीशन जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क जो है वो होनी चाहिए, जैसे कि लाइजर यानी कि अवकाश होना चाहिए उनके लिए, हेल्थ से रिलेटेड जो है ध्यान रखा जाना चाहिए, हाइजीन से रिलेटेड जो है ध्यान रखा जाना चाहिए, और किसी भी तरीके का हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए वुमेन के लिए एट वर्क प्लेस में। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स where such conduct amount to a specific offense under the Indian Penal Code, या फिर अब आप इसे जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 भी कह सकते हैं, और under any other law the employer shall initiate appropriate action in accordance with law by making a complaint with the appropriate authority। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में जो है ये भी बताया कि जिस भी तरीके का अगर कोई स्पेसिफिक ऑफेंस किया जाता है जो कि भारतीय न्याय संहिता जो है BNS यानी कि 2023 इंडियन पीनल कोड जो है अब जो है प्रीवियस लॉ हो चुका है, तो इसलिए भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग मान लीजिए, तो इस तरीके का कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले उस चीज़ को लेकर के जो भी उसके पास कंप्लेंट आई है। डिसिप्लिनरी एक्शन where such conduct amount to misconduct in employment as defined by the relevant service rule, appropriate disciplinary action should initiated by the employer in accordance with the rules। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ साफ कह दिया कि अगर किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट किया जाता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जो कि उनके डेफिनेशन में आता हो, जो भी उनके सर्विस रूल है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लेना कंपलसरी है, इनिशिएट किया जाना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन या जो भी बिजनेस है उसके लिए। कंप्लेंट मैकेनिज्म whether or not such conduct constitute an offense under law or breach of the service rule, an appropriate complaint mechanism should be created in employer's organization for redress of the complaint made by the victim. Such complaint mechanism should ensure time bound treatment of complaints। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी लॉ अगर ब्रीच होता है सर्विस रूल का तो एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए उस कंप्लेंट का, और एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो रिड्रेस करे उस कंप्लेंट को जो कि विक्टिम के द्वारा दी गई है, और एक टाइम बाउंड मैनर में जो है उसको ट्रीट करे, मतलब एक निश्चित समय में उस कंप्लेंट को सुने, देखे और उस पर एक्शन ले। कंप्लेंट कमिटी द कंप्लेंट मैकेनिज्म रेफर्ड टू इन पॉइंट 6 above should be adequate to provide where necessary a complaint committee, a special counselor or other support service including the maintenance और confidentiality। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंप्लेंट को लेकर के उसके लिए कमेटी बनाना कंपलसरी है, जो कि जिसमें कि स्पेशल काउंसलर हो, सपोर्ट सर्विस हो, और उसमें जो भी जिस भी तरीके की कंप्लेंट को सुने उसमें कॉन्फिडेंशियल हो, मेंटेन किया जाए एक तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के। The complaint committee should be headed by a woman and not less than half of its members should be women. Such complaint committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही कि जो भी कमेटी बनाई जाए उसको जो है सबसे पहले तो कोई वुमेन ही हेड करे, मतलब उसकी इंचार्ज कोई वुमेन हो, और नहीं तो कम से कम जो आधे मेंबर हैं उसके वो वुमेन्स होनी चाहिए, या फिर उसमें कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, जैसे कि कोई NGO है या फिर कोई ऐसी बॉडी है जो फैमिलियर है इस तरीके के इश्यूज से डील करने के लिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। The complaints committee must make an annual report to the government department concerned of the complaint and action taken by them। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंप्लेंट कमेटी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जो है देगी, जमा करेगी, और क्या उन्होंने एक्शन लिया ये भी बताएगी। आठवां पॉइंट है वर्कर्स इनिशिएटिव। एम्प्लॉइज शुड बी अलाउड टू रेज इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस मीटिंग एंड इन अदर एप्रोप्रिएट फॉर्म्स एंड इट शुड बी अफर्मेटिवली डिस्कस्ड इन एम्प्लॉय मीटिंग। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो उनको जो है इस तरीके के अलाउ किया गया कि वो अपनी इस इशू को जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कोई भी इस तरीके का अगर मुद्दा होता है तो वो मीटिंग में जो है उठा सकते हैं किसी भी मीटिंग में, और उस चीज़ को जो है अफर्मेटिवली मतलब पॉजिटिव तरीके से लिया जाना चाहिए और डिस्कस किया जाना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा उस मीटिंग में, उस पर बात होनी चाहिए। 9 point is awareness। Awareness of the right of female employees in this regard should be created in particular by prominently notifying the guidelines and appropriate legislation when enacted on this subject in a suitable manner। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं फीमेल उनसे जो रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर प्रोमिनेंट नोटिफाइंग गाइडलाइंस है उसको या अवेयरनेस किया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। थर्ड पार्टी हैरेसमेंट
where sexual harassment occur as a result of act or omission by third party or outsider. The employer and person in charge will take all steps necessary and responsible to assist a affected person in term of support and preventive action. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब 10वें पॉइंट में ये बात कही कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है, जो कि आउटसाइड या थर्ड पार्टी हो या फिर आउटसाइडर हो, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है या फिर जो पर्सन इंचार्ज है उस बिजनेस का, उस जगह का, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे के सारे नेसेसरी स्टेप लें और जो भी इफेक्टेड पर्सन है उसको असिस्ट करे, उसको बताए कि क्या क्या उसके द्वारा अब किया जाना चाहिए, मतलब कैसे उस कंप्लेंट को करे, जो है किस फॉर्म में करे, तो वो सारी चीज़ें जो है ये बताना भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है. The central state government are requested to consider adopting suitable measures, including legislation, to ensure that the guidelines laid down by this order are also observed by the employers in private sector. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि वो इन सारी चीज़ों को जो है अडॉप्ट करे, जो गाइडलाइंस वो जारी कर रहे हैं, और हो सके तो इसे जो है लेजिस्लेशन कोई कानून के द्वारा जो है बनाए इसमें, ताकि जो है जो एम्प्लॉयर्स है प्राइवेट सेक्टर के वो भी इसको जो है पूरी तरीके से अपने उसमें बिजनेस में जो है अप्लाई करें. These guidelines will not prejudice any right available under the Protection of Human Right 1993. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कह दी कि जो ये गाइडलाइंस वो जारी कर रहे हैं ये किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करेगा जो कि पहले से अवेलेबल है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का. Years after the Vishaka guidelines were pronounced, the Parliament passed Sexual Harassment at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. तो 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी उस समय कोई भी ऐसा लॉ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था जो कि प्रिवेंट करे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को. बट उसके बाद आप देखिए 1997 से और 2013 आते आते जो है सब जा करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में जो है इस कानून को बनाया गया जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013. और ये भी इस वजह से बनाया गया था क्योंकि दिसंबर 2012 में जो है दिल्ली में जो है निर्भया रेप केस हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेके हो रहे थे वुमेन्स राइट को लेकर के, तो उसके बाद जो है सरकार को प्रेशर में जो है इस कानून को बनाना पड़ा 2013 में. तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केस कैसा लगा. डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.